क्या 2029 में पंडित जी फिर कर रहे हैं कमबैक? जिस तरीके से जो धोखा खाया है पब्लिक ने, वो बहुत महसूस कर रही है। नैनपाल रावत और रघुवीर तेवतिया में से दोनों में से बेटर कौन कर रहा है काम? एक ने मस्ती में काट दी अपनी जिंदगी, किसने? पहले वाले को ज्ञान नहीं है। तो मैं आमने सामने बैठ करके बहस करने को तैयार हूँ। ये खुला चैलेंज किसे कर रहा है? मैं दोनों को कर रहा हूँ। कहते मैंने बहुत विकास किया, वो विकास किए कहाँ है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। कि पहले बीएसपी के हाथी पर बैठकर चुनाव जीता, फिर कमल थाम लिया। क्या सोचा था पंडित जी ने कि बड़े साहब खुश होंगे, कोई मंत्रिमंडल में जगह देंगे? 19 से 24 वाला विधायक होता तो शायद मंत्रिमंडल में भी जाएंगे। क्या बीजेपी ने प्यार टेक्चंद शर्मा से किया, शादी किसी और से कर ली? पूर्व विधायक नैनपाल रावत कहते हैं कि 2024 में नैनपाल रावत के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए टिकट टेक्चंद शर्मा को मिल गया। या वो मेरे पास पैसा नहीं था, या कोई और भी बातें हो सकती हैं। और सुना तो हमने ये भी कि पैसे से टिकट लेके आए हैं दोनों बार लोग। बीजेपी में टिकट पैसों से खरीदी जाती है। वो चुनाव जीवी आदमी है, जैसे आंदोलन जीवी आदमी होते हैं। कल तक तो चुनाव अलग विरोध में लड़े हो, तुम्हारी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारा है। और भारतीय जनता पार्टी आज 16,000 वोट वाले को या 20,000 वोट वाले को मतलब जो है चुनाव लड़ाएगी, ये समझ में नहीं आता। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा दोबारा? ऐसे अब मैं उन सब चीजों से सचेत। करण दलाल ने कहा अपने पॉडकास्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए कि टेकचंद शर्मा को टिकट दी गई, लेकिन हराया पार्टी की वजह से ही गया। लेकिन भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं। तो टिकट तो दिया था टेकचंद को। हाँ, टिकट दिया, लेकिन हराने के लिए। कि बाकायदा वो जिस दिन वो चुनाव मैं हारा तो 1 बजे किसी इतने बड़े नेता को मिठाई खिलाने के लिए गए बीजेपी के, कि जिसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मेरे से नहीं खुलवाई ये सब चीजें। रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने कहीं जाति बिरादरी का जहर बोला गया। फरीदाबाद में जो हालत अभी चल रही है बीजेपी में, फरीदाबाद में बीजेपी वोटों में बटी, हर चीज को सब जानते हैं, तो हम झूठ क्यों बोलते तो हैं? टेकचंद शर्मा कौन से गुट में है? मैं गुट में नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी। सदन में क्या हुआ, कैसे इतना हंगामा हो गया कि बात इस हद तक बढ़ गई कि कीड़े पड़ेंगे? कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे। ये बड़ा विचित्र सा लगा मेरे को उस दिन। विपुल गोयल जी ने अभी 10 साल की इंक्वायरी खुलवा दी। तो क्या आप कृष्णपाल गुर्जर को हरियाणा का सीएम भी देखते हैं? गांव की चौपाल से लेकर चंडीगढ़ के पावर कॉरिडोर तक राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग नेता नहीं सिर्फ बल्कि अपना मानते हैं। और ऐसे ही आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपा राणा के स्पेशल एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्हें लोगों ने अपना माना, जिनकी राजनीति में दोस्त भी बहुत है और विरोधी भी, जो सत्ता के साथ भी रहे, जिन्होंने हार भी देखी, जिन्होंने बीएसपी का हाथी भी चलाया और बीजेपी का कमल भी खिलाया। राजनीति में उनके नाम की चर्चा खूब रहती है। बात करूं पृथला की, तो पृथला में उनकी राजनीति के खूब किस्से हैं। लोग उन्हें पंडित जी के नाम से जानते हैं। उनका सत्ता के साथ बागी अंदाज भी रहा और सिस्टम से सीधा कनेक्शन भी रहा। और आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या 2029 में पंडित जी फिर कर रहे हैं कमबैक? और आज के स्पेशल पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है, वेलकम है पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या 2029 में पंडित जी दोबारा कमबैक कर रहे हैं? देखिए, जो राजनीति में रहता है उसके हर एक की इच्छा होती है कि एक बार चुनाव अगर लूज भी कर जाए तो वो चुनाव अगला जीते। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पब्लिक का ओपिनियन है, अब की बार जिस तरीके से जो धोखा खाया है पब्लिक ने, वो बहुत महसूस कर रही है। और हालात ये हैं कि अगली बार वैसे तो डिलिमिटेशन का चांस है, कहाँ पे जो सीटें बनेंगी, बाकी निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में और हमारे फेवर में जाएगा। 2009 में टेकचंद शर्मा हार गए, 2014 में मोदी लहर के बाद भी बसपा से जीत गए। ऐसा कौन सा जादू किया, वो कौन सा करिश्मा था कि मोदी लहर के बावजूद भी लोगों का जो प्यार है उसने आपको जिता दिया?
2009 में मैंने चुनाव लड़ा था, मात्र 2800 वोटों से मैं हारा था। मैंने कंटिन्यूस वर्किंग करते हुए, लोगों के दुख में सुख में हर जगह पे शामिल होते हुए उनके मुद्दे समय समय पे उठाए, और लोगों ने देखा कि भाई इसके साथ में तो वाकई जाती हुई है। 14 में जितना बड़ा तूफान था भारतीय जनता पार्टी का, उस टाइम पे मेरे को लोगों ने 47 एमएलए के बावजूद मेरे को 48वां एमएलए जिता करके भेजा। मैं तो जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं, पब्लिक ओपिनियन है। उन्होंने देखा, और मैंने 14 से जब 19 में बना तो उसमें भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे से जो अपेक्षाएं थी लोगों को, उन पे भी मैं खरा उतरा, और क्षेत्र को जो विकास की आवश्यकता होती है उसमें भी हमने कोई कोताही नहीं बरती। हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क कराए थे अपने क्षेत्र में, पृथला में, जी। जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे से पहले भी विधायक रहे हैं, मेरे से बाद में भी विधायक रहे हैं, वो एक चीज़ बताएं कि उन्होंने विकास का जो एजेंडा लेकर के वो चलते हैं कि वे हमने विकास कराए। विकास हो सकता है किसी का व्यक्तिगत विकास हुआ हो सकता है जहां लोगों की अपेक्षाएं थी, उन्होंने इस तरीके का कोई विकास का कोई अगर उनके पास एजेंडा है, तो मैं आमने सामने बैठ करके बहस करने को तैयार हूं कि उन्होंने 5 साल में अपने पीरियड में कितना काम किए और मैंने कितने काम किए। ये खुला चैलेंज किसे कर रहे हैं? मैं दोनों को कर रहा हूँ, नैनपाल रावत और रघुवीर। हाँ, दोनों विधायकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने, मैं आपको आज आपके सामने रखूँगा अपने क्षेत्र के विकास की जो फेरिस्त है, चाहे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि एशिया में सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी थी, वो भी हम ही लेकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पे मेरा समर्थन था, और भारतीय जनता पार्टी को मेरे समर्थन की आवश्यकता उस समय पे नहीं थी। उस समय पे हमने अपने मजबूरी में समझो या हमने अपना देखा कि वह भारतीय जनता पार्टी की नीयत नीति साफ है, इसलिए वो आगे क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है तो उसके समर्थन के बगैर काम नहीं चलेगा। वही सवाल है मेरा, बीएसपी से विधायक बने, बीजेपी को सबसे पहले समर्थन दे दिया, उस वक्त सत्ता जरूरी थी या विचारधारा? देखिए, विचारधारा ऐसा हो कि अगर हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुकती और हम मतलब उसमें कुछ वो अड़ंगा डाल करके ये करते, तो क्षेत्र का विकास नहीं होता। 47 विधायक आने के बाद आवश्यकता नहीं होती है। आप अच्छी तरह समझते हो कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता, उस समय पर उन लोगों के विश्वास में मैं नहीं आता, तो इस क्षेत्र का आज ये हालत नहीं होती। जिस तरीके के मैंने जो काम किए हैं, 17 इंस्टीट्यूट में अपने क्षेत्र में लेकर के आया। आज मेरे से पहले जो कांग्रेस के विधायक रहे, वो अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी का छोटा भाई मानते थे, हुड्डा साहब का, और हुड्डा साहब ने वाकई उनको ये कहा भी था। बाकी जिसकी सोच ही सिर्फ इतनी सीमित है कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम काम कराएं तो विकास के क्या कराएं। मेरे से बाद में जो विधायक रहे, मेरे से पूर्व में कांग्रेस के जो विधायक रहे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी, सिर्फ डाइट की एक इंस्टीट्यूट लेकर के आए थे वहाँ जनौली के अंदर, जो कि जेबीटी का ऑल ओवर हरियाणा के ऑल ओवर इंडिया से ही उसका बंद हो गया, तो वो भी बंद हो गया। इसके अलावा वो बताएं कि भी उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसमें कि लोगों का भला हुआ हो, क्षेत्र का विकास हुआ हो, किस तरीके से बच्चों की मदद एजुकेशन में, पढ़ाई में आगे बढ़े हों। इसी प्रकार से जो हमारे माननीय दूसरे विधायक हैं, वो इंडिपेंडेंट बने, नैनपाल जी, उनका मैं आज तक एक पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, 2-3 दिन पहले आपका भी इंटरव्यू मैंने देखा था, कहते हैं मैंने बहुत विकास किए। वो विकास किए कहाँ हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि या तो विकासों के बारे में बताएं कि मैंने ये काम किए हैं। अब मैं कहता हूँ, जैसे मान लो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई दूधौला में, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना में, गर्ल्स कॉलेज, आपका नर्सिंग डिग्री कॉलेज दयालपुर के अंदर, ITI सिकरौना,
फतेहपुर बिल्लोच और मोहना के अंदर। मोहना मंडी जो 20 साल से थी, जो कांग्रेसी साथी हमारे गिनती करवाते हैं, वो कभी अलग नहीं हुई। वो बल्लभगढ़ के साथ नीचे लगी हुई थी, उसमें वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता था। पहला काम हमने 15 जुलाई 2016 में 15 में हम 18 जुलाई 2015 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाया था और पहला काम उनकी कलम से ही कराया था, जिसमें 7.5-8 करोड़ रुपए उस समय पे लगे। CHC आपके दूधौला के अंदर, PHC आपके सीकरी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मतलब मैं नाम गिनवा रहा हूँ, वो आपके सामने फिजिकल उसमें है। ITI मैंने गिनवाया, ये उप तहसील हमने दयालपुर के अंदर और मोहना के अंदर बनवाई। हमने काम जो कराए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। 220 kV का हरफली के अंदर एक वहाँ पे जो सब स्टेशन बन रहा है बिजली बोर्ड का, वो भी हमारे टाइम में अप्रूव हुआ था। इसके अलावा हमने गांव में, जहाँ छोटे छोटे गांव थे, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि गांव में जैसे 3 पंचायतें थी जो दूसरे बड़े गांवों से लगी हुई थी। कटेसरा में कुरारा लगा हुआ था, कुरारे की पंचायत अलग कराई। छैसे में पंचायती झुग्गी लगी हुई थी, उनका अलग कराया। बडराम के अंदर जो ये नंगला हैं, इनकी पंचायत अलग कराई। तो मैंने विकास, चहुमुखी विकास की तरफ में लेकर के गया। चहुमुखी विकास कराया, उसके बावजूद भी एक सवाल जनता के बीच से उठता है कि पहले बीएसपी के हाथी पर बैठकर चुनाव जीता, फिर कमल थाम लिया। क्या सोचा था पंडित जी ने कि बड़े साहब खुश होंगे, कोई मंत्रिमंडल में जगह देंगे? देखिए, मंत्रिमंडल की और उसकी बात नहीं है। मंत्रिमंडल में तो देना होता तो 14 से 19 के बीच में ही दे देते। उस समय पे बातें राजनीति में सब तरीके की होती हैं। बाकी जहाँ जब हमें पता था कि अगर मैं 19 से 24 वाला विधायक होता तो शायद मंत्रिमंडल में भी जगह मिलती। तो ऐसा लगता है कि पार्टी बदली लेकिन राजनीति में मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानता। जो राष्ट्रीय सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 साल में, 12.5 साल में विकास किए हैं, वो उसको आप खुद महसूस करते होंगे। चाहे रोड्स को ले लीजिए, चाहे पुलों को ले लीजिए, चाहे मेट्रो को ले लीजिए, चाहे अन्य चीज़ों को ले लीजिए, किसी तरीके की कोई कोताही माननीय नरेंद्र मोदी जी और उस समय पर मनोहर लाल जी और आज सैनी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं। चारों तरफ से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने पार्टी ज्वाइन की, मैं उन और लोगों की तरह नहीं हूँ। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तो 19 में मेरे को टिकट नहीं मिला, और 19 में टिकट ना मिलने के बावजूद भी वही तो 19 में टिकट नहीं किया। बीजेपी ने प्यार टेक्सन शर्मा से किया, शादी किसी और से कर ली। नहीं, ऐसा है। देखिए, पार्टी में बहुत सारे टिकट मांगने वाले होते हैं, बहुत से समीकरण होते हैं, बहुत से नेताओं की एडजस्टमेंट होती है। कोई हो सकता है उस समय पे मेरे से कोई किसी तरीके का कोई नाराज़गी बड़े नेताओं की रही हो, यहाँ के नेताओं की रही हो, टिकट कट गया। मैंने अपने आप को पार्टी से अलग नहीं किया। मैं चुनाव नहीं लड़ा, जबकि मेरे पास लोगों ने आकर के कहा कि आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चुनाव ना लड़ने के बाद हमें 24 में टिकट दिया। ऐसा नहीं है टिकट में भाई, अगर मैं समर्थन दिया 5 साल और 5 साल समर्थन के बाद टिकट ना मिले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पार्टी के साथ मिल करके हमने 5 साल काम किया। 24 में पार्टी ने हम पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी, चुनाव लड़े। परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी वो शायद सभी इलाका जानता है कि मैं किस कारण से हारा, कहाँ पे क्या कमी रह गई। ये मैंने अपनी उसमें कोई कोताही नहीं की। मैंने अपने विकास में, अपने विश्वास में, अपने लगाव में, अपने प्यार में क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने कहा कि 2024 में बीजेपी ने पंडित टेकचंद शर्मा को टिकट दिया, लेकिन पूर्व विधायक नैनपाल रावत कहते हैं कि 2024 में नैनपाल रावत के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए टिकट टेकचंद शर्मा को मिल गया। तो क्या
बीजेपी में टिकट पैसों से खरीदी जाती है? ऐसा है, वो चुनाव जीवी आदमी है, जैसे आंदोलन जीवी आदमी होते हैं ना। नैनपाल रावत चुनाव जीवी आदमी है, उसको चुनाव लड़ना है, चाहे बीएसपी मिले, चाहे इंडिपेंडेंट मिले, चाहे कोई और चीज़ मिले। और पैसे से अगर टिकट मिलती तो मेरे से तो पैसे वाले बहुत होंगे यहाँ। हम्म। मैं तो एक साधारण सा किसान का बेटा हूँ। मैं ना कभी चुनाव आज तक, चाहे बीएसपी थी या बीजेपी है या कोई है, मैंने कभी चुनाव पैसे से मतलब टिकट नहीं खरीदा। मेरी अपनी एबिलिटी, लोगों का विश्वास, जनता जनार्दन का सर्वे, इन सब चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ना कि किसी और के लिए। आप नैनपाल रावत पर दल बदल का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो आप पर भी लगता है। नहीं, मैंने, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, जिस दिन से मैंने बीएसपी छोड़ी, और बीएसपी मैंने छोड़ी नहीं, मैंने पहले 5 साल उनके टेन्योर में समर्थन दिया था। उसके बाद अगर बीएसपी को लगा कि भाई मैं नहीं हूं, मैंने छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और ज्वाइन करने के बाद या तो मैं 19 में चुनाव लड़ता टिकट ना मिलने के बावजूद, और तब तो मेरे को ये आरोप लगता। मैंने 19 में सोहनपाल जी को जब टिकट मिला, मैंने सोहनपाल जी का साथ दिया। मैंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। किसी से अगर नेता से कभी मेरे विचार भिन्नता हुई होगी, वो अलग चीज़ है। बाकी मैंने कभी जीवन में जिस पार्टी का रहा, पूरी लॉयल्टी के साथ रहा, रॉयल्टी के साथ रहा, और जितना हमारे बस की है मेहनत पूरी की। आप कह रहे हैं कि पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की, रॉयल्टी के साथ रहे, लॉयल्टी के साथ रहे। नैनपाल रावत कहते हैं कि बीजेपी को जिसने गाली दी, बीजेपी ने उसे ही पृथला विधानसभा से टिकट दे दी। शायद वो आपके पास सारे एपिसोड होंगे। मेरी व्यक्ति विशेष से कई बार परेशानी हो सकती है। तो कहते हैं कृष्णपाल के लिए बहुत कुछ कहा। नहीं, मैंने, कृष्णपाल जी पार्टी नहीं है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज मान लो 2 भाइयों में कोई कभी झगड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि परिवार को छोड़ करके भाग जाओगे आप। मैंने कृष्णपाल जी को मदद जाना, अगर मान लो कोई चीज़ कह भी दी, मदद भी तो फिर मैं नहीं की। या तो कृष्णपाल जी ये कह दे कि मैंने चुनाव में, एमपी के चुनाव में 1 हफ्ते पहले बदरपुर बॉर्डर से लेकर के होडल बॉर्डर तक, पलवल में, हतीन में, और जैसे हमारे जितना भी ब्राह्मणों के बड़े बड़े गांव थे, उनमें सब में जा कर के मैंने मदद भी की थी उनकी, और उसके बावजूद चुनाव भी वो जीते। नैनपाल रावत टेकचंद शर्मा के दोस्त हैं, प्रतिद्वंदी हैं, या राजनीतिक मजबूरी? देखिए, दोस्त तो मैं कह नहीं सकता, प्रतिद्वंदी तो वो होता है। मेरा ग्राफ अलग तरीके का है। मैंने 9 में चुनाव लड़ा, मेरे को 32,000 वोट मिले, उन्हें 14,000 मिले थे कुल। मैंने 14 में इलेक्शन लड़ा, मेरे को 39,000 वोट मिले, जबकि उसके बावजूद मैंने अब की 24 में इलेक्शन लड़ा तो मेरे को 50,000 वोट मिला। मेरा ग्राफ गिरा नहीं कहीं पे भी, तीनों इलेक्शन में एक भी छोड़ने के बावजूद। अब रही बात प्रतिद्वंदिता की और उसकी, जब एक फील्ड में हैं, एक जगह पे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ प्रतिद्वंदिता तो होगी। इसमें मैं कहूँ, बाकी मेरी प्रतिद्वंदिता इलेक्शन के लिए है। मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई किसी तरीके की ना एलर्जी है, और ना मैं व्यक्तिगत किसी से रखता हूँ। करण दलाल का पॉडकास्ट हमने किया। करण दलाल और टेकचंद शर्मा कई बार साथ नजर आए मंचों पर चुनाव से पहले। तो करण दलाल ने कहा अपने पॉडकास्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए कि टेकचंद शर्मा को टिकट दी गई, लेकिन हराया पार्टी की वजह से ही गया। हराने के लिए ही टेकचंद शर्मा को टिकट दी। चलो, जब चुनाव हार जाता ना, देखिए दीपा जी, मैं आज संवैधानिक किसी पद पर नहीं हूँ, और पद पे ना होने के साथ साथ मैं पब्लिक के अंदर जरूर रहता हूँ। मैं चाहे राजनीति कहीं चुनाव की हो, सामाजिक बंधनों की हो, मैंने कभी किसी भी पॉइंट पे पार्टी से बेवफाई नहीं की। आपने कहा करण दलाल मेरे अच्छे मित्र हैं, हम कहीं भी शादी विवाह में और आपस में राजनीतिक लोग हैं, मिलते जुलते तो रहते ही हैं। और उन्होंने मेरे से उस समय पे भी कहा था
वो हमारे क्षेत्र की लड़ाई थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि लोग चाहते थे कि भाई टिकट अब की बार पलवल जिले में मिले। हम्म। जब पलवल जिले के अंदर उन्होंने कोशिश की, उन्हें नहीं मिली, हम चुप बैठ गए, हमने मत जाना। उसके बाद फिर माननीय जब कृष्णपाल जी ने हमसे टच किया, हम उनके साथ चल दिए। इतनी सी बात, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। तो 2024 में टेकचंद शर्मा पृथला विधानसभा से हारे, पार्टी की वजह से, रणनीति की वजह से, या अपने लोगों की वजह से, पृथला की जनता की वजह से? मैं आपका ही पॉडकास्ट देख रहा था परसों परले दिन, नैनपाल जी कह रहे थे कि बीजेपी का 50% वर्कर उसके साथ रहता है। हम्म। एक माननीय एक और साथी थे जो 16,000 वोट लेकर के, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और टीवी पे भी चल गया था उनका, वो भी वहीं से लड़ गए। अब लड़ने के बावजूद उन्होंने जब देखा, और मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, जब इस समय आने पे बताएंगे कि बाकायदा वो जिस दिन वो चुनाव मैं हारा तो 1 बजे किसी इतने बड़े नेता को मिठाई खिलाने के लिए गए बीजेपी के, कि जिसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मेरे से नहीं खुलवाई है ये सब चीज़ें सबके सामने हैं। कितने खिलाने गए मिठाई? जो भी था, मैं आप उनसे ही पूछ लेना, कभी आप उनका भी पॉडकास्ट करें कि भैया आप जिस दिन चुनाव हारे थे, तो चुनाव हारने के बाद कौन मिठाई खिलाने जाता है? तुरंत 1 घंटे बाद। कौन गए मिठाई खिलाने के लिए? दीपक डागर जी। दीपक डॉक्टर। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो। मिठाई खिलाने किसे गए? चलो वो गए जहां, उन्हें नहीं पूछना, ये मेरे से क्यों पूछते हो, उनसे पूछो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सभी लोग, अब 50% वो गारंटी करता है, 16,000 वोट वो ले गया। मेरी समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी का जो दोनों क्लेमेंट थे और दोनों वो अपना, जिस प्रकार से 19 में भाई नैनपाल जी ने एक बड़ा एपिसोड किया, इमोशनल कार्ड खेला, मैं यहीं पे आपको बताना चाहता हूँ। और उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे, क्योंकि 5 सीटें लोकसभा के अंदर कांग्रेस की आ गई थी, तो माननीय रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने, मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरा हर घर में नौकरी दूंगा, हर उसमें वो करूंगा, कोई विकास का एजेंडा नहीं, सिर्फ ये इमोशनल कार्ड खेल करके कहीं जाति बिरादरी का जहर घोला गया, कहीं नौकरियों का प्रलोभन दिया गया, कहीं पे अपने बुढ़ापे का वो दिया गया। बड़ा अजीब सा इलेक्शन उन्होंने, कोई, मैं कहता हूं कि इलेक्शन लड़े, और लड़ने के बावजूद आदमी को एक विकास का एजेंडा होना चाहिए। क्षेत्र में हम विकास में क्या देंगे? मैंने चुनाव के दौरान एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताऊं, मेरा वो आप निकाल के देख लेना कि भाई चुनाव के बाद मैंने क्या क्या काम करने हैं, वो सारा लिख के दिया था। चुनाव से पहले मैंने क्या किए जब मैं इलेक्शन जीता, और इसके बाद मैंने क्या काम करने हैं, वो सारा लिख के दिया था। बाकी कई बार चीज़ें इमोशनल भावनाओं में, जैसे 19 में माननीय हमारे साथी जीते, मैं वो रोना धोना नहीं करता कभी, और ना राजनीति में रोने धोने से कभी बात बनती है। रोना धोना वहाँ चाहिए जहाँ कोई बहुत बड़ा दुखद विषय हो। चुनाव है, चुनाव तो लड़ते रहेंगे, चुनाव तो हारते हैं जीतते हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका कहना है कि जो 2019 में जिस तरीके से पहले नैनपाल रावत ने रो धोकर चुनाव जीत लिया, उसी तरीके से अब रघुवीर तेवतिया ने भी रो धोकर चुनाव जीता, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने अपना इमोशनल कार्ड खेजा कि भाई मेरा आखिरी इलेक्शन है, और आखिरी इलेक्शन के साथ साथ उनके बच्चों ने, सबने हर गांव से एक बायोडाटा बनवाए कि भाई मैं तेरे लड़के को तहसीलदार लगाऊंगा, उप तहसीलदार लगवाऊंगा, तेरे बच्चे को कहीं पुलिस में लगवाऊंगा, मैं हर तरीके का। बाकी इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 14 में बनी, मनोहर लाल जी ने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पर्ची खर्ची का सिस्टम मैं ख़त्म करूंगा, और आज वही एक गरीब का भी बच्चा, कई बार आपने देखा होगा, बहुत अच्छे पद पर सेलेक्ट होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो क्या राजनीति में पंडित टेकचंद शर्मा का सबसे बड़ा विरोधी कौन है, विपक्ष या फिर अपन?
देखिए, विपक्ष और अपने की बात ये नहीं है, विरोधी तो हर आदमी के रहेंगे। चुनाव के अंदर अगर ये सोचे कि अगर मान लो कोई जीतता भी है, आज अगर 70,000 वोट लेकर के माननीय रघुवीर सिंह तेवतिया जी जीते हैं, तो उनके खिलाफ भी लगभग 1 लाख के आसपास कर वोट अपोजिशन में पड़ी हैं। तो ये विरोध तो हमेशा चलता रहेगा। हर आदमी का अपनी नीयत है, हर आदमी की नीति है, करना चाहिए भी, क्योंकि जो आदमी राजनीति में है वो चुनाव जीतने के लिए आता है। फरीदाबाद में जो हालत अभी चल रही है बीजेपी में, जग जाहिर है कि बीजेपी के मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं, आपसी कलह सबके सामने है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत स्पष्टवादी सा आदमी हूं और इसमें कहने में कभी मैं कोताही नहीं बरतता। इस समय पे फरीदाबाद में बीजेपी गुटों में बटी हुई है। लोग तो ये कभी भी इन नेताओं से आप पूछ करके देखेंगे, वो कहेंगे ना हमारा सब एक है। दुनिया को जब पता है, हर चीज को सब जानते हैं, तो हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ये गुटों में बंटने के पीछे इसका नुकसान भी होता है। ये चीजें अब ऊपर जा रही हैं, धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व इन सबको ठीक भी कर रहा है और हो भी रही है। अभी आपने देखा होगा कि फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन और मेंबर बना दिए उन्होंने। हो सकता है सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर का डिप्टी मेयर भी बना दें। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे अपने आप को कोई कितना भी कहे, संगठन जिस दिन पार्टी जहां नेतृत्व कमजोर, सेंटर नेतृत्व कमजोर होता है, वहां ये फ्रैक्शनबाजी जो कांग्रेस के अंदर हो रही है वो चल सकती है। यहां रह करके नहीं चल सकती। यहां तो एक बार उन्होंने कहा, सेंटर से नेतृत्व ने एक बार डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर अपोजिशन कर सके। फरीदाबाद में बीजेपी 2 गुटों में बटी हुई है, इससे नुकसान किसे हो रहा है? देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात है, नुकसान तो गुटों में कितने में भी बटी रहे, आज दूसरी जगह तो कहीं कोई है नहीं। कांग्रेस की हालत आपको सबको पता है। यानी कि आप ये तो मानते हैं कि गुटों में बटी हुई है? मैं बिल्कुल मानता हूँ। लोग कहेंगे कि भाई नहीं बटी हुई है, मतलब जानना, देखिए मैं इस चीज़ में, चाहे आप बेशक कुछ भी कहो, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के अंदर गुटों में बटी हुई है, गुड़गांवों में बटी हुई है। तो टेकचंद शर्मा कौन से गुट में है? मैं गुट में नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। दोनों के साथ है? नहीं, दोनों के साथ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मित्रता किससे है? मित्रता तो मेरी सबसे ही है। मित्रता वैसे मतलब जानना, मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रता को जग जाहिर है कि जो नेता हैं वो सभी समझते हैं कि विपुल गोयल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, राजेश जी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके अलावा, 2 के अलावा? नहीं, मित्रता कोई दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है जी। दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी, चाहे जब आपने अभी थोड़ी देर मेरे से पहले पूछा कि आपने कृष्णपाल जी का विरोध किया, कृष्णपाल जी से हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत उस समय पर भैया, उसके बावजूद जहाँ पार्टी की बात आई, हमने पार्टी। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई, आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जब पहले आपने चुनाव से पहले कृष्णपाल गुर्जर के लिए करप्शन से जुड़ी बातें कही थी। बिल्कुल ठीक बात है। वीडियो जो है, वो वीडियो आज से करीब 2 साल पहले की है। और 2 साल पहले अगर मान लो कोई चीज़, घर में 2 बर्तन होते हैं, खड़कते भी हैं, फिर भी उन्हें बाहर तो नहीं फेंका जाता, रहते तो वहीं है, उस कंपाउंड में ही तो रहेंगे ना, जहाँ पे जो किचन होगा उसमें ही तो रहते हैं, और आपस में जब धुलते हैं तो मतलब जना कई बार खड़कते भी हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उस समय पे हमारे साथ में क्या था कि देखिए, मोहना कट का मुद्दा चला हुआ था। मोहना अनाज मंडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि वहाँ लोग बहुत परेशान थे। तो उस समय पे जो सच्चाई थी, और वो बाद में बात माननी भी पड़ी हमारी। हमने जिस समय पे मतलब जो है ना मोहना कट को लेकर के ये बयान दिया था, तो बयान मोहना कट के हम उसी दिन से कह रहे थे। टोल टैक्स की बात थी, हमने टोल टैक्स पे बाकायदा ये कहेंगे, आप लोग अभी ये भी कहेंगे, मैं ही बता देता हूँ
कि भाई आप मतलब जना करण दलाल के साथ रहे, क्या करता? अगर मान लो इलाके की लड़ाई लड़नी है तो मैं ये थोड़ी ही है कि मतलब जना जहाँ NHI से वो मिलना था, कट आज बना। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन देगा? अगर मान लो टोल टैक्स पे हम उस टाइम पे नहीं अड़ते तो कौन इसे 30 रुपए में मतलब जना या 300 रुपए में टोल टैक्स? गलपुरी टोल तो आपके कार्यकाल में ही प्रस्तावित हुआ था। नहीं, आपको मैं सूचना के लिए बता दूं, 2009 से 9 से 14 तक मतलब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के टाइम में प्रस्तावित हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ 2009 में इसका एक्सपेंशन हुआ और 2012 में इसका डिसीजन हुआ। और डिसीजन जिस समय पे टोल टैक्स लगाने की, टोल स्टार्ट करने की बात थी, बाकायदा एग्रीमेंट में है। वो चीज़ मैं आपको जब भी आप कहेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई इस टाइम पे जैसे ही ये टोल चालू होगा तो उस समय पे इस पर टोल लगाया जाएगा। ये कांग्रेस वाले जो चीज़ें कहते हैं सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। इनके बस की कोई वैसे तो कोई कंपटीशन और वो तो है नहीं। सिर्फ मैं सारे टीवी चैनल का जैसे कई बार कंक्लूजन आता है, बड़ा विचित्र सा लगता है कि अपनी अपनी, आपका मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ, आप कम से कम सुनते तो हो। सबकी अगर मान लो नेगेटिव है पॉजिटिव है, खबरें तो चलाते हो। वहाँ बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मैंने बीजोपुर जक्खोपुर लदियापुर से फलाने से वहाँ तक सड़कें बनवाई, फलाना वो किया। अरे भाई तुम यार कोई एथिक्स पे बोलिए, तुम अपने कोई ये लिखित में दीजिए, मैंने ये अपने पीरियड में काम करें। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ दीपा जी, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और जो काम हुए हैं वो शायद सबको विदित है। मैं ये है नहीं कि भाई मैंने मान लो भाई भनकपुर में वेटनरी हॉस्पिटल बनवाया, बघोला में वेटनरी हॉस्पिटल बनवाया, वो कोई उठ के तो जाएगा नहीं, आज भी काम कर रहा होगा। हमने यहाँ पे 25 गाँव के अंदर, 43 गाँव के अंदर 285 करोड़ की रेन्यूअल स्कीम लाए। आज कोई ये तो है नहीं कि भाई वो धरातल पे नहीं है, पानी पी रहे हैं लोग, अच्छा मतलब जाना उसके साथ मतलब जाना काम यूटिलिटी उसकी हो रही है। जगमग स्कीम का था, हमारे टाइम में चालू हुई थी, कांग्रेस ने तो कोई उस समय पे चालू की नहीं। हमने उस समय पे अपने पीरियड में 32 गाँव में पलवल के इनमें जगमग स्कीम का पूर्ण काम करवाया। ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज़ को लेकर के, आदर्श ग्राम योजना थी आज भी चालू है। आज वो अपना पीरियड का बता दें 2 साल में उन्होंने क्या किया। हमने आदर्श ग्राम योजना में फतेहपुर बुल्लो से लेकर नंगला भीकू से लेकर के हीरापुर, सीकरी, पनहेड़ा कला, पनहेड़ा खुर्द और नरियाला और डीग, ये 8 गांव मैंने उस टाइम पे लिए थे आदर्श ग्राम योजना में। 1 साल में पहले में 1 था, दूसरी बार में 2 हुए, फिर मैंने 1-2 गांव अपने माननीय विपुल गोयल जी से और लोगों से भी करवाए थे। क्या टेकचंद शर्मा के बचे हुए काम जो पृथला विधानसभा में होने थे वो कंप्लीट कराने का काम नैनपाल रावत ने, रघुवीर तेवतिया ने किया? देखिए कंप्लीट जो काम थे, आज आप बार बार एक चीज़ कह रहे हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है राजनीति। और इसमें अगर मान लो कोई चीज़ किसी टाइम पे चलती है तो फिनिश कहीं कभी होती है। बाकी स्टार्टिंग करने वाला जो आदमी होता है, मैं आपको फैक्ट बताऊं कि उसका जो पूरा प्रोजेक्ट बनता है उसको धरातल पे लाने के लिए स्टार्टिंग की जाती है, मेन उसका क्रेडिट उसको जाता है। तो मैंने जो काम किए आज तक कंप्लीशन मैंने छोड़ा नहीं। पहले तो पहली बात तो मैं बताऊं, नैनपाल जी एक काम ऐसा गिनवाएं या 2 काम गिनवाएं, 4 काम गिनवाएं, अच्छा लगेगा। वो कहते मैंने 6 सड़कें बनवाई। मैं कह रहा हूं कि मैंने 70 किलोमीटर की नई सड़कें बनवाई थी और मतलब 56 किलोमीटर की सड़कों को मंजूरी दिलाई थी नई। ऐसी ऐसी सड़कें बनवाई जो इनको हमारे कांग्रेस के विधायक ने ये कह दिया था कि आज तक उस पर वो नहीं हुआ उसका रिपेयर। जैसे कटेसरा से मानकोल सड़क आती है, 4 करम की रोड थी, आज तक माननीय मंत्री हमारे ये कांग्रेस के विधायक थे उस समय पे, लोगों ने कहा कि जी भाई आप बना दीजिए इसको, कहते 4 करम की सड़कें नहीं बनती। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वही सड़क मतलब जना हमने बनवाई, उसके बावजूद उसकी आज तक रिपेयर नहीं हुई। मैं तो हूँ नहीं, कोई पावर में भाई नैनपाल जी रहे, उन्होंने भी नहीं करवाई।
और लोग हैं वो, ये तो काम करने का एक सिस्टम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई भाई जो जो काम मैंने गिनवाए हैं यहाँ पे, और मैं फिर कह रहा हूँ कभी भी आमने सामने बहस कर लें। अकेला मैं आज कुछ भी कह जाऊँ उसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब आप खुला चैलेंज कर रहे हैं मैं- कि आप फेस ऑफ करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए आप तैयार है? मैं बहस क्या, मैं अगर मान लो, देखिए मेरे बहस करने से नहीं, मैं लिखित में भी दे रहा हूँ, हम्म और मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे भी लिखित में लो, हम्म और उसके बाद बैठ के बताएं कि मतलब जनरल पब्लिक बताएगी कौन के टाइम में कौन से काम हुए। पृथला विधानसभा के आपके दोनों प्रतिद्वंदी तैयार होंगे इसके लिए, आपको लगता है? अब नहीं है तो वो उनमें कुछ ना कुछ उनकी कमी है। मैं तो खुला कह रहा हूँ कि आए, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। ये तो आपने बताया नैनपाल रावत ने क्या काम कराए। फिलहाल अभी रघुवीर तेवतिया है मैदान में, विधानसभा में वो जीते हैं, उन्होंने क्या कुछ काम कराया, कितना विकास हो रहा है रतलाम में? उनसे तो सिर्फ एक है ग्रीवेंस कमेटी में, और मैं विधानसभा में उठाता हूँ। देखिए विधानसभा में कार्यशैली करने के 2-3 तरीके होते हैं। विधानसभा का सत्र चलता है जब तो विधानसभा में उठाया जा सकता है, और कमेटियां होती हैं विधानसभा की जिसमें पक्ष विपक्ष सारे एमएलए 9-9 10-10 एमएलए होते हैं, और वो हर डिपार्टमेंट के होते हैं। मैं पूरे हरियाणा की जो एक सेमी सरकार कह सकते हैं उसे, उसमें ये नहीं होता कि भाई उसमें कांग्रेस के नहीं होंगे, बीजेपी के नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, उसमें सभी पार्टियों के 9-9 10-10 एमएलए होते हैं। वहां पे मुद्दा क्यों नहीं उठाते? वहां पे भी तो अगर विपक्ष का एमएलए है, अधिकारी तो विपक्ष और पक्ष नहीं देखते ना, बिल्कुल। अधिकारियों से तो काम कराना है। काम हमें, अगर मान लो कोई फाइल, अभी माननीय हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने कहा कि मैंने 32 सड़कें पास कराई। ये पास कराना अलग चीज है। विधानसभा में आपने बोल दिया पास, मतलब वो पास नहीं होता। जब विधानसभा से अप्रूवल मान लो हो भी गया, उन फाइलों को लेकर के डिपार्टमेंटों में कौन जाएगा? टेकचंद शर्मा तो नहीं जाएगा, नैनपाल रावत तो नहीं जाएगा, जाएगा तो वही जिसने पास कराई है। और डिपार्टमेंट से काम भी जब ही होंगे जब किसी के पास जाकर के, अधिकारी के पास, किसी आईएएस ऑफिसर के पास, प्रोटोकॉल में एक जो विधायक होता है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। अगर किसी डायरेक्टर के पास, किसी आईएएस ऑफिसर के पास आप जाते हो, निश्चित तौर पे आंखों में एक शर्म होती है कि ये मेरी ये फाइल है, मेरे इलाके की ये परेशानी है, इसको आप इस तरीके से करिए, निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट आएगा। तो जमीनी हकीकत आप मानते हैं वो अलग है, और फाइलों में जो काम दिख रहा है वो अलग है फिलहाल पृथला में? नहीं, फाइलों में नहीं, फाइलें तो जहां उन्होंने बनवा दी, मान लो मैं उनकी बात को बड़ी करता हूं क्योंकि हमारी सरकार है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लेकर के चलते हैं। और वो लोग जो विधायक हैं, पर्टिकुलर मैं विधायक जी को कह रहा हूं, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सीनियर मोस्ट हैं, जिनका आखिरी इलेक्शन था ये, उनको कहना चाहता हूं वो जाएं, बाकायदा डिपार्टमेंटों में अपनी इंक्वायरी करें कि भाई मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन बोला था, नहीं तो अपनी कमेटी, जो विधानसभा की कमेटियां हैं उनमें जा कर के वो उस चीज़ को परस्यू करें, काम निश्चित तौर पे होंगे। अच्छा, दोनों में से नैनपाल रावत और रघुवीर तेवतिया में से दोनों में से बेटर कौन कर रहा है काम? ये तो जनता जनार्दन बताएगी। मैं अब इस चीज के बारे में आप मैं क्या सामने कह सकता बैठे हूं? हैं, सामने बैठकर आपको क्या दिख रहा है? देखिए मैं आप आपको, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि दोनों ने, एक ने मस्ती में काट दी अपनी जिंदगी, किसने? जो मेरे से पीछे वाले विधायक थे, नैनपाल रावत ने? हाँ जी, उन्होंने अपना मस्ती में मदरजाना काट दी। पहले वाले को ज्ञान नहीं है, जो अभी है। हाँ, उन्हें यह है कि भाई सिर्फ अपनी बातें कहनी और उसके बाद पीछे का खाली छोड़ देना। उसको कितना काम होता है, कितना नहीं होता है। आप भी अगर यहाँ काम कर रहे हो, आप अपना फॉलोअप नहीं करोगे, यहीं इस एपिसोड को बंद करके और इसको आगे नहीं चलाओगे, तो इसका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। बिल्कुल। मैं तो आपके ऊपर ले रहा हूँ। इसी तरीके से अगर विधानसभा के अंदर अगर मान लो कोई मुद्दा हम उठाते हैं, किसी चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं, तो उसको आगे एंड तक लेकर के जाइए, जिससे कि लोगों को उसका यूटिलिटी, उसका प्रयोग और उसका पूरा लाभ मिल सके। आपने विधानसभा सदन की बात करी, मैं फरीदाबाद नगर निगम सदन की बात कर लेती हूँ। सदन में क्या हुआ, कैसे इतना हंगामा हो गया कि बात इस हद तक बढ़ गई कि कीड़े पड़ेंगे? आपने
देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हमारे माननीय कृष्णपाल जी इतने सीनियर नेता हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और 3 बार से केंद्र में मंत्री हैं। हमारा संवैधानिक पदों पर रहे हैं। बाकी बड़ा दुख हुआ उस दिन सुनकर के कि ये भाषा या तो उनसे कोई गलती से निकली है या इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है कि तुम्हारे बच्चों को कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये बड़ा विचित्र सा लगा मेरे को उस दिन। और मेरे को नहीं, इस इलाके के अंदर आप इस चीज़ का करेंगे, ये गलती कहीं ना कहीं रही है, उसको संभालना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने संभाली वो गलती? अब ये तो आप लोगों को पता होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, ये तो जो चीज़ है। बाकी वो एपिसोड गलत था। आप उनकी जगह होते अगर आप देखिए, सुनिए, मैं इतना बड़ा सीनियर नेता नहीं हूँ, वो एक सीएम लेवल का आदमी है, उसके हाथ में इतनी ताकत है, वो चाहे तो उस अधिकारी को उसी टाइम पे सस्पेंड करा सकता था, उसे टर्मिनेट करा सकता था, उसे नौकरी से घर बैठा सकता था। हमारा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, अधिकारी है, वो अपना काम करता है, गलत काम करेगा तो उसका सजा का भुगतान वो करेगा, उसके बच्चे या उसका परिवार नहीं। उसको कई बार अपने ताकत को हनुमान जी की तरह भूल जाता है ना आदमी। जामवंती जी ने उस टाइम में मदरजाना अपनी ताकत याद दिलाई थी ना, शायद उनको अपनी ताकत का ये एहसास नहीं है। वो कितने सीनियर नेता हैं, और सीनियर नेता के सामने अगर मान लो कोई गलत बात हो रही है, उसका तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जब मैं जानता। बाकी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी, आपने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे आम जिंदगी में अगर एक ही परिवार में लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, क्योंकि आपने, जब मैंने कहा था कि कृष्णपाल गुर्जर को आपने ये सब कहा, आपने कहा कि अगर 2 भाई आपस में लड़ गए तो क्या हुआ, तो क्या छोटा भाई बड़े भाई को सलाह देता है राजनीति में इस तरीके से? जब ऐसा कुछ हो जाता है, आपने कोई सलाह देने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही बताया, वो बहुत सीनियर, तो राजनीति में ऐसे सलाह नहीं दी जाती? सीनियर नेता को अगर सलाह देंगे, कई बार अब चीज़ें मान लो, कोई एक आदमी का, एक विधायक कह रहा था तेरे बाप का पैसा है। अरे बाप के पैसा तो ना हमारा है, ना तुम्हारा, ना कहीं और का है, ये तो पैसा सरकार का है तो आम आदमी का पैसा है। ये शब्द जो ना, मैं फिर कह रहा हूँ, आज मान लो एक बात बताइए, विपुल गोयल जी ने अभी 10 साल की इंक्वायरी खुलवा दी, और मैं तो कहता हूँ सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। ये बार बार जो क्वेश्चन उठ रहा है हमारे पार्टी के अंदर कि 200 करोड़ कांग्रेसी ने कोई मिलता तो कुछ है नहीं, बाकी 200 करोड़ का वाकई घपला है तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी करके जो पनिश होना है उसको पनिश कराया जाए। आज मान लो विपुल गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुराना, जिस टाइम पे वो मंत्री भी नहीं थे, उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को उठाया, वाकई एप्रिशिएबल है। हमारे पॉडकास्ट में आए एक नेता ने ये तक भी कहा था कि सदन में जो हुआ मतभेद, दरअसल वो मतभेद आपसी गुटबाजी का मतभेद था। तो क्या आपको भी लगता है कीड़े पड़ेंगे, ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये इस तरीके की बयानबाजी वाकई अधिकारियों के लिए थी या आपसी गुटबाजी का नतीजा? देखिए, जहाँ तक बात है, उन्होंने किसी अधिकारी को कहा है तो निश्चित तौर पे अधिकारियों के बारे में होगी, या किसी गुटबाजी में कहा है तो गुटबाजी में कहीं अगर कोई बात कही तो, या किसी मंत्री के बारे में आप ये कहना चाहते हो कि किसी मंत्री, डिपार्टमेंट के मंत्री के लिए, हाँ। तो डिपार्टमेंट के मंत्री ने तो क्लियर कर दिया कि भाई 10 साल की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब रही थी ये बात मतलब जन अधिकारियों की और नेताओं की, वो उसके सामने आ जाएगा इंक्वायरी में। मैंने गुटबाजी को लेकर एक सवाल किया था कि फरीदाबाद बीजेपी में आपसे गुटबाजी है। बात करूँगा ट्रिपल इंजन सरकार की, छोटी सरकार की, नगर निगम में भी इस वक्त गुटबाजी दिख रही है, मेयर और पार्षदों के बीच भी आपसी मतभेद दिख रहा है। देखिए, मेयर डायरेक्ट चुनी हुई नॉमिनी है, वो प्रत्याशी है जो मतलब जो ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसको आज किसी गुटबाजी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इतनी सक्षम है, अपने हिसाब से वो सदन को चला सकती है। अब मान लो फाइनेंस कमेटी बन गई, पार्षद मतलब जना अगर गुटबाजी है पार्षद के लिए तो सिर्फ इतना ही तो है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर,
उनकी कब आवश्यकता होती है? जब मेयर कहीं एब्सेंट हो। हम्म। फाइनेंस कमेटी की होती है, फाइनेंस कमेटी बना दी, संगठन उन्हें बना देगा। तो ये तो कोई अभी आवश्यकता है सीनियर डिप्टी मेयर की? अब काम नहीं रुकेगा। देखिए, अब फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन वैसे और किसे मेंबर, किसे बनाना चाहते हैं आपकी नजर में? कौन है देखिए योग्य पार्षद जो सीनियर डिप्टी मेयर का पद संभाल सकते हैं? दीप ऐसा है दीपा जी, मेरा क्षेत्र इसमें कुल 8 गांव आते हैं और मैं अपनी लिमिटेशंस जानता हूँ। मैं किसी संवैधानिक पद पे आज नहीं हूँ। मैं पब्लिक के अंदर तो हूँ, बाकी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ। संवैधानिक पद पे जो पार्षद हैं या जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनको ये देखना चाहिए कि किसको कैसे। और मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक की बजाय, चाहे कोई कास्ट है, धर्म है या कोई है, सबको जितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उतना ही पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और पार्टी में सबकी सुनवाई होगी। हरियाणा बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अहंकार किस नेता में आप मानते हैं? हरियाणा में अहंकार मतलब जाना दूसरी पार्टी के में भी या बीजेपी में? बीजेपी में? बीजेपी में तो अहंकार ये नाम का तो कोई शख्स मतलब जाना ज़्यादा लंबा टिक नहीं सकता। क्या करती है बीजेपी? आउट। बीजेपी के अंदर एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है। इसके अंदर अगर मैं कहने लगूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे से छोटी है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलेगा वही चल सकता है, वरना तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। आज पृथला के अंदर अगर मैं विकास की बात करूं तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हैं कि पृथला के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या पृथला की जनता के लिए कोई काम सबसे ज़रूरी है? देखिए, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट की आपने बात की है। मैंने तो ड्रीम प्रोजेक्ट उस समय पे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की। मोहना के अंदर बाकायदा मेरा पहले मैंने विधानसभा में उठाया भी था इस मुद्दे को, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी भौगोलिक दृष्टि से बड़ा अलग है। अब जेवर एयरपोर्ट बनने से गुड़गांव भी वहाँ से नज़दीक पड़ता है, एयरपोर्ट भी वहाँ से नज़दीक पड़ता है, वहाँ से दिल्ली भी नज़दीक पड़ता है, आगरा भी नज़दीक पड़ता है। वहाँ एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय स्तर का बनना चाहिए। इसके अलावा जो ये हमारे यहाँ जमुना का पानी है, चाहे गौछी ड्रेन में आ रहा हो, चाहे आगरा कैनाल में आ रहा हो, चाहे जमुना में आ रहा हो, उसका प्योरिफिकेशन, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक से भी पता लगा है कि सरकार ने लोन लिया है, तो इसको भी ये सबसे पहला होना चाहिए। इसके अलावा ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बढ़ावा दे सकते हैं, जो एरिया है, अब जैसे डी कंट्रोल एरिया हमारे यहाँ जलहाका है, और इधर के साइड में जलहाका है, अमरपुर है, इधर के साइड में और ये सदरपुर है, मोहना है, ये सारा डी कंट्रोल कर दिया जाए तो ये दिल्ली के बहुत नज़दीक है और यहाँ इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मान लो हमारे यहाँ बघौला, दूधौला, ततारपुर, देवली, मानकोल वगैरह जब एरिया डी कंट्रोल में हैं, तो इस डी कंट्रोल एरिया को केजीपी के साथ साथ बढ़ा करके ये मोहना से लेकर के सारे एरिया को डी कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्रीज आएँ। और इंडस्ट्रीज़ का यहाँ आने का मकसद ये होगा कि दिल्ली के भी नज़दीक है, इलाके के अंदर वैभूति आएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो क्या आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बताए हैं, एक सवाल मेरा जो हम लोगों से भी लेते हैं कुछ सवाल, 2029 में पंडित जी किंग बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर किंग मेकर है? देखिए, किंग मेकर और किंग बनने, कौन राजनीति में जो चुनाव लड़ने वाला आदमी है वो किंग मेकर कभी नहीं बनना चाहेगा। किंग मेकर बनेगा पहले, किंग बनने के बाद मेकर बनेगा। तो यानी कि पृथला में अभी भी पंडित जी का अध्याय जारी है, खत्म नहीं हुआ? ऐसा है, अभी मैं आपको बता दूं, पृथला में कोई दो राय नहीं है, इसमें तो हम रात दिन लगे रहते हैं जहाँ भी है, क्योंकि 4 महीने मेरी ड्यूटी आसाम और यहाँ थी, बिहार में थी, मैं इसलिए थोड़ा सा कम टाइम दे पाया। पहले इलेक्शन का वो था। पृथला के अंदर अब की बार अगर मान लो डिलिमिटेशन
और महिला आरक्षण, हम्म, 2 बिल आपको आप बहुत जल्दी देखेंगे। ये खुशखबरी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल जाएगी। अगर डिलिमिटेशन होता है तो इसमें 36 सीटें हरियाणा के अंदर बढ़ेंगी, हम्म, 126 सीट होने का अंदेशा है। तो ये जो पृथला ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, इसके अंदर कुछ पार्ट 40% पलवल का है, 60% फरीदाबाद का है। ये कंस्टिट्यूंसी एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूंसी बनाई गई थी पहले। कभी पहले 3 कंस्टिट्यूंसी होती थी, मेवला महाराजपुर, एनआईटी और तिगांव। उन तीनों में से 5 बनी थी, जी, और उन तीनों में से जब ये काट पीट करके बनी तो इसमें 18 गांव तो लिए गए। ये कंस्टिट्यूंसी कोई प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूंसी उस टाइम पे नहीं थी। ये तो एक ज़बरदस्ती बनाई गई कंस्टिट्यूंसी थी कि भाई किसी तरीके से गठजोड़ करके, माननीय चौटाला साहब उस समय पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी। बाकी वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा उनका। हमेशा कभी जमानत जब्त, कभी कुछ, जैसे हमारे नैनपाल जी की अभी जमानत जब्त हुई है, इस तरीके से उनकी भी ऐसे ही रहा। मतलब बीजेपी मतलब एनएलओ का वहाँ कभी कोई वो नहीं रहा। आज आने वाले समय में डिलिमिटेशन के बाद हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होना है, और निश्चित तौर पे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, वो तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे ही। अगर पंडित टेकचंद शर्मा को बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो? आपने 19 का एपिसोड देखा है ना, और चुनाव अगर मान लो मैंने 19 में चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी टिकट किस बात पे काटेगी कि मैंने मतलब जना वोट कम लिए? आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी 50,000 वोट नहीं मिले या मैंने पार्टी के खिलाफ कोई काम किया है? मैंने किसी तरीके से कोई वर्किंग में या किसी तरीके से कोई कोताही है, बदनामी है? मैंने कोई मेरे चरित्र पर कोई लांछन है? कोई मैं बेईमान हूँ? पार्टी में जब सारे क्राइटेरिया मैं पूरा करता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि उस चीज़ को इग्नोर करे। निश्चित तौर पे हमारी सरकार चौथी बार भी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होंगे, और हरियाणा का एकदम विकास आगे बढ़ेगा। आपने 24 का जिक्र किया, 24 में किस तरीके से आपके खिलाफ राजनीतिक चालें भी हुई। नैनपाल रावत का जिक्र किया, दीपक डागर का जिक्र किया। जैसे उन्होंने एक मुहावरा मुझे याद आता है, एक कहावत कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा दोबारा? ऐसे अब मैं उन सब चीज़ों से सचेत हूँ। मैंने कहीं विश्वास किया, अब मैं उस चीज़ को उस तरीके के विश्वास के हिसाब से नहीं। वो लोग आज क्या है, चुनाव लड़ लिए, फिर कहते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वो हैं। अरे यार, कल तक तुम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे हो, गाली गलौज तो अलग चीज़ है। कल तक तो चुनाव अलग विरोध में लड़े हो, तुम्हारी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारा है। और भारतीय जनता पार्टी आज 16,000 वोट वाले को या 20,000 वोट वाले को मतलब जो है चुनाव लड़ाएगी, ये समझ में नहीं आता कि सोच क्या है। और भाई फिर भी पार्टी मतलब जो जो करेगी उसके हिसाब से देखेंगे। आपने गुटबाजी पर जब सवाल किया, आपने कहा, मैंने कहा मित्रता किससे, आपने कहा राजेश नागर से है, विपुल गोयल से है। एक मंत्री तो रह गए, गौरव गौतम, उनके बारे में गौरव क्या गौतम कहेंगे? देखिए हमारा छोटा भाई है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। बाकी आपने कहा कि मित्रता, जो आना जाना जहाँ रहता है वहाँ ज़्यादातर मेरा वहाँ रहता है। मेरी दुश्मनी आज कृष्णपाल जी से भी नहीं है। तो छोटे भाई गौरव गौतम पलवल में कैसे काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? अच्छा है, मतलब जो ना उन्होंने बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है, और आज भी हर चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। मैं तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, और हमारे लिए तो गौरव की बात है, जैसा उनका नाम है उसी तरीके से वो आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में आपके खास रहे करण दलाल गौरव गौतम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। देखिए, अगर लगाते हैं तो वो वहाँ पे प्रूव करें ना। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये कोई औचित्य नहीं है। मैं कहने लगूं कि आज देखिए लोगों की राजनीति के अंदर क्या होता है, फलाने ने कमा लिया, फलाने पे पैसा वो कर लिया, लोग कहते हैं मैं तो ईमानदारी का। अरे भाई, ना तो हमें ईमानदारी का परिचय देना, ना हमें दूसरे की किसी की बैलेंस शीट बनानी।
किस पे कितना है, ना तो मेरे को कोई देने वाला और ना मैं किसी को देने वाला। इसलिए राजनीति के अंदर परिवारों को, अपने इंडिविजुअल असेट्स को, जिसका जो है वो उसका है, पब्लिक है, ये सब जानती है, कहाँ से कहाँ ला देती है, कहाँ तो इतना मार्जिन से जिताया इंडिपेंडेंट को और कहाँ जमानत जब्त करा दी। इससे बड़ी बात क्या होगी? क्या मतलब उसमें 5 साल में अगर मान लो इतनी एबिलिटी है, जिस इंसान के अंदर जितना इतना बड़ी योग्यता है कि भाई 67,000 से मुदज्जर वोट मिले और कहाँ 22,000 पे ला दिया, क्यों? मेरा वोट बैंक तो नहीं घटा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, तीनों में इलेक्शन में मेरा वोट बैंक बढ़ा है, घटा नहीं है, आपके सामने। आपने अपने एक जवाब में अभी मुझे कहा था, जब कृष्णपाल गुर्जर का जिक्र किया मैंने, कि कृष्णपाल गुर्जर जो है उन्हें समझना चाहिए वो सीएम लेवल के आदमी है। तो क्या आप कृष्णपाल गुर्जर को हरियाणा का सीएम भी देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कौन सीएम बन जाए कुछ नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं कि नायब सैनी जी हमारे साथ विधायक थे, विधायक के बाद मंत्री बने स्टेट में, एमपी बने, एमपी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने और आज सीएम है। 10 साल के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारा ऐसा कोई तकदीर, उनका तो ऐसे स्टेप है कि कोई स्वर्ण में अक्षरों से लिख के लाए। तो यानी कि इस पार्टी में किसी का कुछ नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जन पता ना किसको कहाँ बिठा दें, ये मतलब जन हमारी पार्टी में एक चीज़ कहा करते हैं जितने भी सीनियर नेता आते हैं कि जो सामने बैठा हुआ ना पीछे वाला, जैसे राजस्थान का भजन लाल जी थे, वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे उस समय पे जब मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हुआ था, और वो ये कह रहे थे, देख रहे थे अगल बगल में, यार कोई भजन लाल मैं ही हूँ या कोई और है। यानी कि भविष्य में टेकचंद शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा है, मैं इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पालता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मतलब जो है ना, मैं इलेक्शन तो मैं हार गया एमएलए का, मतलब जो है ना मैं मुख्यमंत्री की बात सोचूं, या ये तो कोई बात थोड़ी हुई। पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं पहले इलेक्शन जीतूंगा, फिर आगे लड़ाई लड़ूंगा, कोई भी चीज़ होगी। मैं ऐसा नहीं है, मैं कभी मुख्यमंत्री की ना दौड़ में ना मंत्री की दौड़ में, मैं पब्लिक की दौड़ में जरूर रहना चाहता हूँ। राजनीति में कभी ऐसा मोड़ आया कि जब मन करा बस अब रहने देता हूँ? हाँ, जब समय आएगा वो भी कह देंगे। जब मान लो 19 में चुनाव नहीं लड़े तो उस समय पे कोई, मैं ये तो था नहीं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। बाकी नहीं, कुछ बंधन होते हैं, कुछ सामाजिक बंधन होते हैं, कुछ राजनीतिक बंधन होते हैं, कुछ परिवार के भी बंधन होते हैं। आदमी घर में जाकर के ये डिस्कशन जरूर करता है, क्या मैं डिसीजन लूँ। जब हमने 5 साल, कल तक हम जो बीजेपी का गुणगान करते रहे, 5 साल तक हमने पार्टी से बहुत कुछ इलाके को दिया ला करके, और आज हम कहें कि नहीं, हम पार्टी से जब मान लो विरोध में इलेक्शन लड़ेंगे तो पार्टी के बारे में नेगेटिव कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और नेगेटिव वो मेरी उसमें है नहीं। ये जो चुनाव जीवी लोग हैं उनका कुछ पता नहीं है, मैं उनको ये पता नहीं है, कभी वो बीएसपी में लड़ते हैं, कभी भाजपा में लड़ते हैं, कभी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, कभी मरते हैं, कभी गिरते हैं, कभी चुनाव जमानत जब्त कराते हैं, तो कभी रिकॉर्ड बनाते हैं। ये इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है, वो कभी जीवन में चुनाव नहीं जीत सकते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका बेशक आप इस चीज़ को नोट कर लेना। जीवन में कभी भी, चाहे हम अपने नहीं कह रहे, बाकी वो चुनाव नहीं जीत सकता। आपके फैमिली में आपने कहा जब घर जाकर भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो आपकी बेटियां हैं, बेटियों का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? देखिए दीपा जी, मेरे पे 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी प्रोफेसर है, एमडी है। सेकंड बेटी मेरी एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में डीजीएम है। थर्ड बेटी मेरी एमडी कर रही है। मैं कभी राजनीति में उनको नहीं लाना चाहता। मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि जहाँ हैं अपने फील्ड में ओवर सक्सेस रहे हो। मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाने के लिए उन्हें, मैंने कभी जॉब के लिए नहीं कहा। उन्होंने अपने आप अपनी एबिलिटी पे, योग्यता पे अपनी जॉब मांगी है।
मैंने कभी तहसीलदार या मतलब जैसे लोगों ने तहसीलदार लगवाए अपने पुत्रवधुओं वगैरह यहीं पे, मैंने कभी गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं लिया। मैंने, मेरी बेटी LLM थी, मैंने कभी AG तक भी नहीं लगवाया। जब हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती थी उस समय पे, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटी को डबल AG वगैरह लगा दीजिए। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ, देखिए जिस तरीके से मैंने अपनी लाइन खींची, मेरे पिताजी कोई साधारण किसान थे, मैं वहाँ से नौकरी भी की, नौकरी के बावजूद फिर राजनीति में भी आए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ा हमने, फिर MLA के भी इलेक्शन लड़े। पिताजी अनपढ़ आदमी थे, कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे, मैं बहुत साधारण सा आदमी था। आज भगवान ने हमें यहाँ एक बार MLA बना दिया। आज भी लोग गिनती करते हैं तो ये तो करते हैं कि भाई इलेक्शन तो लड़ सकता है। तो मैं इससे बड़ी बात क्या मानूं? आदमी को अपने कर्मों की तरफ देखना चाहिए, ना कि मतलब जाना दूसरों पे, यानी कि जो करो अपने दम पर करो। अपने दम पे करो। और वही पंडित जी करते हैं। इसीलिए पृथला की राजनीति में आज भी चर्चा है अगर किसी के नाम की, तो वो है पंडित जी, जो आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद रहे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पॉडकास्ट पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड होने वाला है, कोई फिल्टर नहीं है इस पॉडकास्ट में। वही अब हमने किया और बहुत सारे सवाल किए जिनका बेबाक अंदाज में जवाब पंडित टेकचंद शर्मा ने दिया। कैसा लगा सर आपको ये पॉडकास्ट? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से, और मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता में जिस दिन ये चीज़ें आने लगेंगी, किसी भाई भतीजेवाद को और बता जाना, जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन पूछे, मैं कहता मेरे को क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आपको बोलूँगा। नहीं, जो मन की भावनाएं हैं, जब तक सामने वाले की, अब मेरे से आपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि कभी भी पार्टी में रह करके कोई कह नहीं सकता, और मैं कह रहा हूं कि पार्टी में गुटबाजी है, गुटबाजी हमारे सीनियर नेता उसको ठीक करेंगे। आप बड़े बड़े से पूछ के देख लीजिए अगर वो कह जाएं तो। बाकी बेबाक अंदाज आदमी का रहना चाहिए, और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, गलत है या सही है, जो भी अपनी बात को कहने में कभी वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए बहुत कुछ किया आज हमने इस पॉडकास्ट में, बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे जवाब। और बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, और आप पंडित जी के जवाब से कितने सहमत हैं कि वाकई इन्होंने जिस तरीके से माना है। ये तो मैं भी कहूँगी कि अभी तक जितने भी लोग पॉडकास्ट में हैं, जब हमने उनसे पार्टी की गुटबाजी पर सवाल किया तो किसी ने भी खुले तौर पर इसका जवाब नहीं दिया। सबने अपना पल्ला झाड़ते हुए इधर उधर इस जवाब को सरका दिया। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन रहा, खासकर फरीदाबाद की राजनीति से जुड़ा हुआ ये पॉडकास्ट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आप हमारे नेक्स्ट गेस्ट किसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में नाम ज़रूर बताना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।